अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम डिस्कस कर रहे हैं डेटाबेस का। आज टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी एग्जाम में जाते हैं, चाहे आप मिड लेवल के यानी इंटर लेवल की बात करें, वहाँ भी नॉर्मलाइजेशन है कम्प्लीटली। फिर बैचलर्स लेवल पे, मास्टर्स लेवल पे, इवन किसी भी लेवल पे किसी भी सिस्टम पे डेटाबेस के एसक्यूएल की बात कर लें, IBM की बात कर लें, MS एक्सेस की, यानी किसी भी डेटाबेस की बात कर लें, वहाँ पे जो कंपल्जन आएगी जिस टॉपिक की वो है नॉर्मलाइजेशन। और अगर आप किसी भी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लॉजिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड। एंटी टेस्ट की बात करें, टेस्ट सेशन, कोई भी दुनिया का कोई भी एग्जाम है, वहाँ पे डेटाबेस का अगर टॉपिक आता है तो नॉर्मलाइजेशन की बात ज़रूर होगी। तो ये कहना ठीक होगा कि ये कोर है, यानी कि ये जड़ है एक तरह की डेटाबेस के अंदर। नॉर्मलाइजेशन होती क्या है? देखिए मैंने एक लाइन लिख दी, ये टेक्निक है क्या करने के लिए? टू रिमूव और रिड्यूस रिडंडेंसी। नॉर्मलाइजेशन जो एक्चुअल में है ना, मतलब अगर हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन करती क्या है, तो नॉर्मलाइजेशन का मेन काम है हमारे डेटाबेस का वो डाटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नीट एंड क्लीन है और बहुत सिक्योर है, उसको अलग कर देना। व्हाट आई मीन, मैं रिपीट कर देता हूँ कि डाटा रिपीट तो नहीं हो रहा, नंबर वन, यानी एक ही डाटा 2-3 दफ़ा तो नहीं आ रहा। रिडंडेंसी तो सही कहते हैं ना, कि रेपिटेशन को ख़त्म करना। फिर जो डाटा हमें रिक्वायर्ड है क्या वही चाहिए, एक्स्ट्रा डाटा तो नहीं आ गया, जो डाटा नहीं चाहिए था वो भी तो नहीं उठा लाए। आई होप कि समझ आ रही हो कि नॉर्मलाइजेशन, जैसे एक शॉप पे गए तो वहाँ बहुत ज़्यादा बुक्स लगी हुई हैं, लेकिन उनमें से मैंने अपनी मर्ज़ी की बुक्स जिससे मेरा काम चलेगा वो बुक्स उठा ली। तो ये चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं नॉर्मलाइजेशन कर रहा हूँ कि मेरी मर्ज़ी का डाटा मुझे दे दो ताकि मेरा उससे काम चल जाए। इसी तरह जब डाटाबेस में डाटा इकट्ठा किया जाता है तो बहुत ज़्यादा डाटा इकट्ठा हो जाता है। फिर हम उसे सबसे पहले जो काम करते हैं वो होता है छांटी करना। छांटी करना समझ रहे हैं आप, कि मेरी मर्ज़ी का डाटा निकलाओ, बाकी सब निकल जाओ। तो वो जो हम चाय निकालते हैं पोनी के ज़रिए, पोनी से पत्ती निकाल दी और चाय निकाल ली, फ़िल्टर कर लिया, वो भी एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन के ना कुछ स्टेप्स हैं, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कंटिन्यूसली। तो डिपेंड करता है हमारे डेटाबेस पे, लेकिन हमने रूल्स को पढ़ना है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, एंड गोज ऑन चलते जा रहा है। आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है नॉर्मलाइजेशन का, कि नॉर्मलाइजेशन होती क्या है, क्यों की जाती है, और उसके अंदर जो बेसिक किस्म के 3 किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं, या ये कह लीजिए कि हमें 3 तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है स्टार्टिंग पे, वो क्या होती हैं। क्योंकि प्रॉब्लम को डेटाबेस के अंदर अनोमली तब कहते हैं जब ये किसी स्पेशल ओकेजन पे आती है। तो जब इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे तो समझ आ जाएगी। सो विदाउट अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। स्टार्ट करने लगे हैं हमारे नॉर्मलाइजेशन के टॉपिक को। तो फर्स्ट लाइन जो मैंने लिख दी आपने याद रखनी है, इट इज़ अ टेक्निक। नॉर्मलाइजेशन क्या है? एक टेक्निक है टू रिमूव, जो कि ख़त्म कर देती है, और रिड्यूस, या बहुत रिड्यूस कर देती है किस चीज़ को, रिडंडेंसी को, रेपिटेशन को। कोई चीज़ रिपीट तो नहीं हो रही, इस बात का पूरा ख्याल रखती है कौन, नॉर्मलाइजेशन। तो स्टार्टिंग पे सबसे पहला पॉइंट आता है, यार ये बुक्स में भी लिखा है और वेबसाइट्स पे भी लिखा है, अलग अलग जगहों पे है कि जी इसे कहते हैं रो लेवल हमारी नॉर्मलाइजेशन, और इसे हम कहते हैं कॉलम लेवल। हालांकि दोनों एक ही चीज़ें हैं, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। सो जल्दी से बात करते हैं कि अगर हमने एक टेबल बनाया, उसमें स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की एज आ गई, ठीक है जी, आ गई, रोल नंबर ये वगैरह वगैरह डिटेल आ गई। अगर आप गौर से देखें तो ये दो जो हमारी एंट्रीज़ हैं, एंटिटीज़ हैं जिनकी डिटेलिंग हमने लिखी है, ये तो एंटायरली सेम है, और ये तो रिडंडेंसी आ गई। तो इसको ख़त्म करने का तरीका क्या है? मैं इसको जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूँ यार, ये पुराना टॉपिक है। अगर प्राइमरी की वाला लेक्चर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ प्राइमरी की वाला लेक्चर ज़रूर देख लें, क्योंकि ये वही बात है। जैसे ही मैं इसके ऊपर प्राइमरी की अप्लाई करूँगा, यानी कि मैं कहूँगा स्टूडेंट का जो रोल नंबर है उसको मैंने कंसीडर कर लिया एज ए प्राइमरी की, तो ये ऑटोमेटिकली रिडंडेंसी ख़त्म हो जाएगी कि कॉन्स्टेंट अप्लाई हो जाएगा। आपको कॉन्स्टेंट्स वाला हमारा जो लेक्चर है, इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स वाला, वो भी पढ़ लीजिएगा, नॉलेज मिल जाएगा कि हमारी जो प्राइमरी की है वो रिपीट नहीं हो सकती। क्योंकि रिपीट नहीं हो सकती तो ये एंट्री ही नहीं हो सकती। तो इससे बड़ी आसानी से क्या, रिडंडेंसी ख़त्म हो गई। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप एक टेबल बना रहे हैं और आप चाहते हैं रिडंडेंसी ना आए, और अगर आ रही है तो ख़त्म हो जाए, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो आपने क्या किया, सिंपली रोल नंबर के ऊपर कौन सी की लगा दी, प्राइमरी की लगा दी। जैसे ही आपने प्राइमरी की लगाई, ऑटोमेटिकली ये वाला डाटा एरर दे देगा या रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पहले से मौजूद है। अगर रोल नंबर 101 मौजूद है तो एक और 101 अवेलेबल नहीं हो सकता, अप्लाई नहीं हो सकता। आई होप ये समझ आ रहा है। इसे रो लेवल कहते हैं, ठीक है ये भी रो में ही, टुपल्स में, ये भी रोज़ में ही है, लेकिन इसको रो लेवल कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, इसको कॉलम लेवल कहते हैं। सिंपल वे में सिर्फ इतना कि रो ये 101 है, ये भी 101 है, इसको ख़त्म करने का तरीका क्या है, इस रिडंडेंसी को ख़त्म करने का प्रोसीजर क्या है, जस्ट सिंपल प्राइमरी की लगा दी। आई होप ये समझ आ गया हो। अब जल्दी से असल टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं जो हमारा मेन काम है।
जिसके अंदर अनोमलीज का टॉपिक आना है। ओके जी, कॉलम लेवल की बात करते हैं, है ये भी टुपल्स, रोज़ की बात ही होगी इसमें भी, बस इसको कहते हैं कॉलम लेवल। बार बार कह रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि बस इसको कहते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं। स्टूडेंट का रोल नंबर ये है, नेम ये है, एज ये है, कोर्स नेम ये है, फैकल्टी का ये फैकल्टी है, एफ से फैकल्टी, सी से कोर्स। कोर्स का आईडी मैंने नहीं लिखा, समझ लीजिए यहाँ पे कोर्स आईडी भी है, ठीक है, वो मैंने बस वैसे ही मिस कर दिया। चले यहाँ छोटा सा मैं बना ही देता हूँ ताकि जब हम समझें तो कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये आ गया बीच में एक छोटा सा कोर्स नेम आ गया ये, और ये आ गया कोर्स का आईडी। कोर्स का आईडी रख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 91, तो DBMS यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसका रख देते हैं 96, तो ये कोर्स आईडी आ गया। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब 101 अली है, 20 है एज उसकी, वो ये वगैरह वगैरह, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक काम चल रहा है। इसी तरह इस पूरे हमारे जो टेबल हैं या पूरे का पूरा जो डेटाबेस का हमारा प्रोसीजर काम कर रहा है एंटिटी के साथ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब अगर इसके अंदर मैं कोई चीज़ एंट्री करना चाहता हूँ, यानी अनोमलीज़ की बात आने लगी। अनोमलीज़ का बता देता हूँ मतलब क्या होता है। जब भी हम डेटाबेस में कोई चीज़ परफॉर्म करने लगते हैं तो मेन 3 ही फंक्शन है डेटाबेस में। डेटाबेस दुनिया का कोई भी हो, उसके अंदर जो मेन फंक्शंस हैं वो 3 ही हैं, इंसर्ट करना, डिलीट करना या अपडेट करना। तो बेसिक 3 ही फंक्शन है, तो अनोमलीज यानी प्रॉब्लम भी 3 ही हैं बेसिक सी। तो इसको ज़रा समझ लेते हैं। ये प्रॉब्लम्स, इनको कहना ना प्रॉपर वे में वर्ड सही यूज़ नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम का मतलब होता है मसला। ये वो मसले हैं जो किसी किसी जगह आते हैं, हर जगह नहीं आते। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जल्दी से समझ आ जाएगी। इंसर्शन अनोमली की बात करते हैं। अगर एक नया स्टूडेंट आया, फॉर एग्जांपल मैं उसकी एंट्री करने लगा हूँ जी, 106 आ गया, उसका नाम आ गया, जैसे मैं अपना ही नेम लिख देता, अपना नेम नहीं लिख देता, जैसे भाई का नेम लिख देता हूँ, जैसे हुज़ैफ़ा आ गया, ये नेम आ गया जी, उसकी एज आ गई, उसका कोर्स आईडी आ गया, कोर्स नेम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री कर सकता हूँ। बट ये तो स्टूडेंट की बात थी, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एक नया टीचर आया, मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा, या मैं कहूँ कि एक नई फैकल्टी आई है जिसका आईडी रखा गया 11 तो पहले से लिखा है हमने, उसका नेम रखा गया है बिलाल और उसकी सैलरी रखी गई है 40,000। ओके, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये जो मैंने न्यू एंट्री की है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। क्यों? अब जानते हैं स्टूडेंट का रोल नंबर जो है वो हमारी कौन सी है, प्राइमरी की। अब एंट्री तो हो रही है फैकल्टी की, फैकल्टी नहीं आई है, स्टूडेंट तो आया नहीं। तो अगर मैं इधर एंट्री करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ कोई भी डाटा, जैसे फैकल्टी एक नहीं आई, उसका आईडी ये है, उसका नेम ये है, उसकी सैलरी ये आई है, लेकिन मैं उसकी एंट्री नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसकी एंट्री करता हूँ तो फिर मुझे ये सारी चीज़ें ये कम से कम ज़रूर एंटर करना पड़ेगा। अब जानते हैं प्राइमरी की के 2 ही रूल्स हैं, एक तो यूनिक होना चाहिए और दूसरा नॉट नल। मैं इसको नल नहीं छोड़ सकता। तो आया तो फैकल्टी है, मैं उसकी वजह से स्टूडेंट की एंट्री खाम खा कैसे कर दूं? मतलब ये कह दूं कि यार ठीक है, ये वाला फैकल्टी आ गया, इसकी बिहाफ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 106 कौन है? मतलब देयर इज़ नो नीड, और ये मैं कर भी नहीं सकता क्योंकि ऐसा कोई स्टूडेंट ही नहीं है। अब बात को समझ रहे हैं? देखें, फैकल्टी नहीं आई, उसका नेम आ गया, उसकी सैलरी आ गई, लेकिन मैं इसकी एंट्री नहीं कर सकता, एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई ना कोई स्टूडेंट का रोल नंबर देना पड़ेगा। जब तक मैं स्टूडेंट का रोल नंबर नहीं दूंगा तब तक एंट्री नहीं हो सकती, और जब तक स्टूडेंट आया ही नहीं मैं उसका रोल नंबर कैसे असाइन कर दूँ? तो ये एक प्रॉब्लम आ गई ना कि आप फैकल्टी को ऐड नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही अगर कोई नया कोर्स आया, फॉर एग्जांपल एक नया कोर्स आया जिसका नाम रख लेते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया मैथमेटिक्स नहीं, कोई और ले लेते, बायोलॉजी ले लेते हैं, ठीक है, एडवांस लेवल की बायोलॉजी आ गई है जी, जो बिलाल साहब पढ़ाएंगे। एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ बिलाल साहब को ख़त्म कर देते हैं, यानी कि हम ये बात कर लेते हैं कि अब फैकल्टी की नहीं, सिर्फ कोर्स की बात करते हैं। एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है, कोर्स का नेम है बायोलॉजी और उसका जो आईडी है वो है 101, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि मैं इसकी भी एंट्री नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मुझे इसमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, पर इधर तो इंट्रोड्यूस हुआ है जस्ट कोर्स, तो कोर्स की एंट्री के बिहाफ पे मैं स्टूडेंट की एंट्री कैसे कर दूं? तो आई होप आपको बात समझ आ रही हो कि हम किसी भी कोर्स को भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। यानी मैं इसमें नया कोर्स इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कर सकता, इंसर्ट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर मुझे कोर्स एक नया लिखना है, उसकी आईडी लिखी, बड़े आराम से बता रहा हूँ, ठीक से समझ लीजिए कि कोर्स का नेम आ गया, एक नया कोर्स आ गया, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कॉलेज में, कोई ना कोई टीचर पढ़ाएगा, वो एक बात की बात है, लेकिन मैं उसे डेटाबेस में एंटर क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे पास यहाँ स्टूडेंट को एंटर करना पहले ज़रूरी है, स्टूडेंट का रोल नंबर लिखना ज़रूरी है, क्योंकि इस पर क्या लगी हुई है, इस पर लगी हुई है प्राइमरी की, और आप जानते हैं प्राइमरी की को जब तक एंटर ना करें तब तक वो एंट्री पूरी की पूरी एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो जब तक, तो स्टूडेंट का क्या लेना देना कोर्स से? कोर्स तो एक इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जब तक स्टूडेंट एंटर होगा तब की तब देखी जाएगी। तो ये एंट्री हम नहीं कर सकते, इसलिए इसे कहते हैं इंसर्शन अनोमली। ये एक प्रॉब्लम आ रही है
ऑन टाइम क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इसकी वजह से हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि जब तक प्राइमरी की नहीं लिखेंगे हम इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते, तो ये कहलाती है इंसर्शन अनोमली। अब इसका सोल्यूशन क्या है वो हम एंड पे बात करेंगे। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो ये पहली अनोमली आ गई इंसर्शन अनोमली। अब सेकंड की बात करते हैं, डिलीशन अनोमली। डिलीशन अनोमली का मतलब कि अगर मैं इसमें से कोई डाटा डिलीट करूँ फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी वजह से मेरा और नुकसान तो नहीं हो रहा। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह देता हूँ यार डिलीट कर दो, जैसे मैं क्वेरी लिख देता हूँ, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट के डाटा में से डिलीट कर दो वेयर स्टूडेंट रोल नंबर इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये मैंने एक एंट्री दे दी। डाटाबेस में एंट्री देने का तरीका कुछ ऐसा ही होता है, वो इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना डिलीट कर दो स्टूडेंट टेबल में से जहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है 102 लिखना था, मैंने 2 लिख दिया, 102। अब क्या होगा कि वो 102 का जो टोटल डाटा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो पूरे के पूरे को रिमूव कर देगा। ये तो हम जानते हैं ना, या कि जब भी हम डाटाबेस के अंदर कोई डाटा डिलीट करते हैं किसी भी प्राइमरी की का, तो वो पूरे का पूरा डाटा उसका डिलीट होता है। अब प्रॉब्लम क्या आई, जैसे ही मैंने इसे डिलीट किया, अब इसके साथ क्या क्या डिलीट हो गया, इसके साथ ये कोर्स की डिटेल डिलीट हो गई, इसके साथ ये भी डिलीट हो गया कि इसको जो टीचर पढ़ा रहे हैं, फैकल्टी पढ़ा रही है, उनका नेम क्या है, उनका आईडी क्या है, उनकी सैलरी कितनी, और हो सकता है ये वाले जो टीचर हैं स्पेसिफिकली सिर्फ यही कोर्स पढ़ा रहे हों, और ये भी पॉसिबल है कि यही वाला स्टूडेंट जो है सिर्फ स्पेसिफिकली ये कोर्स पढ़ रहा हो, ये पॉसिबल है डाटाबेस के अंदर। तो फिर अब क्या हुआ कि सिर्फ इस एक को रिमूव करने की वजह से हमारी ये प्रॉब्लम आई कि ये सारे का सारा डाटा हमारा रिमूव हो गया। पर हम तो सिर्फ ये चाह रहे थे कि सिर्फ स्टूडेंट का डाटा डिलीट होता, हम तो ये चाहते ही नहीं थे कि ये सारा डाटा डिलीट हो जाए। तो अब हमारा ये जो स्टूडेंट था, इसको कौन से टीचर पढ़ा रहे थे, ख़त्म। ये कौन सा कोर्स पढ़ रहा था, ख़त्म। हम उस टीचर को सैलरी क्या दे रहे थे, ख़त्म हो गया। उस टीचर का नेम क्या था, उसका आईडी क्या था, सब। तो डिलीट सिर्फ स्टूडेंट का डाटा करना था, जिसकी वजह से सारी फैकल्टी का, कोर्स का, जितनी भी डिटेल उसके साथ लिंक्ड थी, वो सारे का सारा डाटा डिलीट हो गया। इसे हम कहेंगे ये हमारी डिलीशन अनोमली है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखें, अगर मैं इसमें से किसी एक स्टूडेंट को डिलीट करता हूँ उसकी डिटेल को, तो उसके साथ फर्दर आगे जितनी डिटेल है वो भी सारी डिलीट हो जाएगी। तो अगर तो वो किसी और के साथ लिंक्ड है, चलें फिर तो हमें पता चल गया। लेकिन अगर वो स्टूडेंट सिर्फ एक ही कोर्स पढ़ रहा था, वही वाला कोर्स, और उसको एक ही टीचर पढ़ा रहा था, तो वो सारा डाटा चला गया। अब क्या करें, तो ये स्पेशल केस है ये भी, कि ये प्रॉब्लम आती है, डिलीशन अनोमली कहते हैं इसको। ठीक है, आई होप ये समझ आ रहा हो। अब आ गई आखिरी, अपडेशन अनोमली। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अपडेशन अनोमली का मतलब कि अगर हम ये चाहते हैं कि सैलरी बढ़ा दें टीचर की, इसी तरह ले लेते हैं, हम ये चाहते हैं कि अपडेट हो जाए ये जो, चलें वक्त की सैलरी ले लेते हैं क्योंकि वक्त की एंट्री 3 दफ़ा है। हम ये कहते हैं, अच्छा यहाँ पे 3 दफ़ा है, अगर हम पूरे डाटाबेस की बात करें तो वहाँ पे 101 से 105 तक स्टूडेंट थोड़ी होंगे, वो तो आई थिंक 1000 में होंगे, और हो सकता है डाटाबेस में लाखों की तादाद में भी हो सकती हैं चीज़ें। तो अगर एक ही एंट्री की बात कर लें और मैं यहाँ पे कहूँ कि जो वक्त की सैलरी है उसको 40,000 से 50,000 कर देते हैं। क्या कहा मैंने, ज़रा समझिएगा। मैंने कहा वक्त जो फैकल्टी है उसकी सैलरी को 40,000 से इंक्रीज़ करके क्या कर देते हैं, 50,000। तो अब कहाँ कहाँ चेंज आने वाला है, सबसे पहले तो यहाँ चेंज आएगा, फिर यहाँ चेंज आएगा, फिर यहाँ चेंज आएगा। यानी कि जितनी बार जहाँ जहाँ पूरे डाटाबेस में जितनी एंट्रीज़ हैं उन सब जगहों पर अपडेशन होनी शुरू हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर मैं तो ऑफिस में काम कर रहा हूँ, एसक्यूएल पे या ओरेकल पे हम काम कर रहे हैं, आईबीएम पे काम कर रहे हैं, हम तो जस्ट एंट्री देते हैं, विद इन सेकंड्स वो हो जाता है। भाई हम जो डाटाबेस चला रहे हैं या ऑफिस में बनाते हैं या घर पे बनाते हैं वो लिमिटेड होता है, वो छोटा सा डाटाबेस होता है। सम टाइम कुछ सिचुएशंस में बड़ा होता है लेकिन ज़्यादातर छोटा होता है। लेकिन अगर टेक्निकली सोचो, अगर टेक्निकली देखो तो इसकी चेंजिंग जितनी दफ़ा एंट्री, मतलब जितनी बार इसकी एंट्री इस पर्सन की यहाँ पे है डाटाबेस के अंदर, क्योंकि बड़े बड़े डाटाबेसेस में वो लाखों और करोड़ों की तादाद में ये एंट्रीज होंगी, तो इतनी जगहों पर अपडेशन होनी शुरू हो जाएगी। मतलब हर जगह वो एंट्री को चेंज कर रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वो एक जगह 40,000 को चेंज नहीं कर रहा, जहाँ जहाँ वक्त ID 10 और 40,000 सैलरी है उसकी, वो उसको 40 से 50 हर जगह एक एक कर रहा है। तो ये टेक्निकली ठीक नहीं है कि वो हर जगह जाके चेंज करे, उसको चाहिए सिर्फ एक ही जगह चेंज करे और ऑटोमेटिकली बाकी सारी जगहों पर चेंज हो जाए। बट यहाँ पर 1 बाई 1 वो सारी जगहों को जाके अपडेट कर रहा है, इसलिए इसे कहेंगे अपडेशन अनोमली। आई होप ये समझ आ गया हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है, देखें, देयर आर सो मैनी सोल्यूशंस। डाटाबेस के अंदर जब नॉर्मलाइजेशन की बात आती है तो उसके सोल्यूशन बहुत सारे हैं, जो कि इंशाल्लाह हम फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन में भी काफ़ी ज़्यादा समझ पाएंगे कि अच्छा फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन में भी काफ़ी चीज़ें समझ आ गई। लेकिन इसका सिंपल सा अगर मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊँ
कि ये छोटी सी जो टेबल में प्रॉब्लम आ रही हैं ये वाली, इनका सोल्यूशन क्या हो सकता है? वो सिंपल वे में ये भी हो सकता है कि आप इन तीनों के अलग अलग टेबल बना लें। कैसे? देखें, अगर स्टूडेंट का रोल नंबर है, उसका एक नेम है और उसकी एक एज है, वो स्टूडेंट का डाटा आ गया। अब अगर आप कोई भी जैसे इंसर्ट करना चाहते हैं कोर्स को, कीजिए, कोर्स का आईडी, कोर्स का नेम अलग टेबल में एंटर हो रहा है। यहाँ पे ना इसको कोई इफेक्ट आएगा ना इसको कोई इफेक्ट आएगा। हाँ, बाद में हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे। जी मेरी बात को ठीक से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, या इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं कह रहा हूँ कि आप कोर्स वाला जो हिस्सा है उसका अलग टेबल बना दें, फैकल्टी वाले का अलग टेबल बना दें और स्टूडेंट का अलग टेबल बना दें। अब स्टूडेंट कोई आ रहा है, जा रहा है, डिलीट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ स्टूडेंट डिलीट हो रहा है। कोर्स कोई नया आता है, कोई नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ कोर्स के अंदर ही चेंजिंग आ रही है, बाकियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसी तरह कोई फैकल्टी है, उसकी सैलरी आपने बढ़ाई, वो सिर्फ एक ही जगह बदलेगी, बाकी सारी जगहों पे चेंज नहीं आएगा। तो ये एक आसान सा सोल्यूशन हो सकता है। बहुत ज़्यादा सारे सोल्यूशंस हैं आई नो, लेकिन उनमें से सबसे ईजी सा जो मैं आपको अभी के लिए बताना चाह रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से है कि आप इन तीनों का टेबल ही अलग अलग कर दें। इससे क्या होगा, ये तीनों अनोमलीज़ की प्रॉब्लम आनी बंद हो जाएगी। और भी बहुत ज़्यादा सोल्यूशंस हैं इसके। आई होप ये क्लास आपको कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आ गई होगी। बस इतना है आप पे कि आप इसको एक दो दफ़ा और देख लीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और इसकी खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें कि खुद से एक ऐसा ही रफ सा टेबल बनाएं, उसके अंदर इन तीनों प्रॉब्लम को खुद से पहले क्रिएट करें और फिर उसका सोल्यूशन खुद से खुद को प्रोवाइड करने की कोशिश करें। इसी तरीके से कोई भी एग्जांपल ले लें, मेडिकल स्टोर की ले लें, हॉस्पिटल की ले लें, स्कूल की ले लें, जो आप पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन यू, बट प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो ऐसा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।